हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बडवाल एक बार फिर से दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इस सेशन में हम सब भारतीय कला और संस्कृति के अंतर्गत तीन इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करेंगे। हम सब बात करेंगे बौद्ध आर्किटेक्चर के बारे में, और साथ में हम सब बात करेंगे कि रॉक कट जो आर्ट है उस आर्ट के बारे में, यानी शैलकृत जो गुफा कला है उस कला के बारे में बात करेंगे। और साथ में हम सब बात करेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में, और विशेषकर अशोक के जो स्तंभ हैं उन स्तंभों के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या विशेषता है, और ईरानी अखमीनी जो स्तंभ है उन स्तंभों से किस रूप में भिन्न है। यद्यपि अगर आप देखिए तो पर्सी ब्राउन और जॉन मार्शल जैसे विद्वानों ने अशोक के जो स्तंभ है उन स्तंभों पर ईरानी स्तंभों का प्रभाव देखा है, यानी कि वो कहते हैं कि जो मौर्यकालीन स्तंभ है, जो अशोक के स्तंभ है, वो ईरानी स्तंभों की नकल है। तो हम लोग आज के सेशन में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में अशोक के जो स्तंभ है वो ईरानी स्तंभों की नकल है, और नकल अगर नहीं है तो वो कौन कौन से अंतर है जिसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि मौर्य काल की जो स्तंभ कला है वो अपने आप में विशिष्ट है, ईरानी स्तंभों की नकल नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि बौद्ध जो आर्किटेक्चर है वो आर्किटेक्चर कौन कौन सा है, स्तूप किसको कहते हैं, किसे चैत्य किसे विहार कहा जाता है, और साथ में हम सब बराबर की गुफा की जो कला है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि अजंता और एलोरा की गुफा की क्या क्या विशेषता है, उनमें क्या अंतर है। इन सारी बातों की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में चर्चा करने की। तो फटाफट जुड़ते चले जाइए ताकि आज के सेशन की मैं शुरुआत करूं। तो सबसे पहली चीज कि अगर हम मौर्य आर्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम मौर्य कला की बात करें, और मौर्य कला में भी विशेषकर, हालांकि इसका तो आयाम बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग आज के सेशन में मौर्यकालीन स्तंभ कला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जब हम स्तंभ की बात करते हैं, जब हम स्तंभ की बात करते हैं तो इसको हम कहेंगे, इंग्लिश में पीलर कहेंगे, ठीक है। और ईरानी स्तंभों से हम इसकी तुलना करेंगे, ईरानी स्तंभों के साथ तुलना करेंगे, ठीक है। तो आपको इस बात की जानकारी है कि सम्राट अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी नीतियों को आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश की। यद्यपि इसके पहले के भी कुछ शासक या कुछ कालों में भारत में अभिलेख लेखन की परंपरा की जानकारी तो मिलती है, लेकिन अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी नीतियों को आम जनों तक पहुंचाने वाला भारत का पहला वास्तविक शासक सम्राट अशोक था। और सम्राट अशोक ने जो अभिलेख जारी किए उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो उसके जो अशोक के अभिलेख हैं उन अभिलेखों को तीन भागों में हम सब बांट सकते हैं। एक तो हो गया शिलालेख, ठीक है, एक हो गया शिलालेख, दूसरा हो जाएगा स्तंभाभिलेख, ठीक है, दूसरा हो जाएगा स्तंभाभिलेख, और तीसरा हो जाएगा गुहाभिलेख, गुहा अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, जब हम शिलालेख की बात करते हैं तो शिलालेख का मतलब होता है शिलाओं पे, चट्टानों पर खुदा हुआ अभिलेख, ठीक है, चट्टानों पर खुदा हुआ अभिलेख, शिलाओं पर खुदा हुआ अभिलेख जो है वो शिलालेख कहलाता है। इंग्लिश में इसे ही रॉक एडिक्ट कहकर पुकारा जाता है। जब हम स्तंभों की बात करते हैं तो स्तंभों पर अशोक ने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए, बहुत सारे उसने स्तंभाभिलेख जारी किए। तो स्तंभाभिलेख के बारे में हम सब बात करेंगे, और साथ में गुफा की दीवारों पर खुदा हुआ जो अशोक के अभिलेख है उस अभिलेख के बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा गुहाभिलेख और साथ में स्तंभाभिलेख।
तो जब पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो अशोक ने जो है कहा जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल थे उन स्थलों की उसने यात्रा की और उसको कोमेमोरेट करने के लिए वहां पर उसने पिलर लगाए थे। और ये जो पिलर था ना, ये पिलर किसी मकान के छत को सपोर्ट देने के लिए नहीं, बल्कि वो खुले आसमान के नीचे उसे लगाए गए और उसके ऊपर उसने कुछ लेख खुदवाए, उसे ही स्तंभाभिलेख कहकर पुकारा जाता है। तो अशोक के स्तंभ की तुलना अक्सर जो है ईरानी स्तंभों से की जाती है। और ईरानी स्तंभों से क्यों किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएं कि कहा जाता है कि फारस, ठीक है, फारस का शासक था डेरियस प्रथम, ठीक है, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। और यह कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहली बार अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी नीतियों को आम जनों तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो किसने की थी? फारस के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। तो बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि डेरियस प्रथम के द्वारा जारी किए गए जो स्तंभ अभिलेख थे या बनाए गए जो स्तंभ थे, उसी की नकल करके सम्राट अशोक ने क्या किया? अपने स्तंभ जो है वो क्या है कि लगवाए थे। ठीक है, इसके स्तंभ पर किसका प्रभाव है? डेरियस प्रथम या फारस का जो अखमनी राज्य था, ठीक है, जो अखमनी वंश है, उसी अखमनी वंश के द्वारा कहा जाता है कि जो अभिलेख जारी किए गए उसी अभिलेख से प्रेरित है अशोक का स्तंभ। और इसके लिए कौन से विद्वान है? तो ध्यान यह रखना है कि जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल और साथ में पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन जैसे दो प्रसिद्ध ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा कि अशोक के जो स्तंभ है वो स्तंभ ईरानी स्तंभों की नकल है। यानी कि यहां पर हम सब इस बात को नहीं देखेंगे कि स्तंभ में क्या क्या अभिलेख लिखे हुए हैं, हम यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि अशोक के जो स्तंभ है उसके बनाने की क्या पद्धति है, ईरानी स्तंभों से किस रूप में भिन्न। ठीक है, इसको एक डायग्राम के थ्रू अगर हम समझे तो ईरानी स्तंभ के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिएगा ईरानी स्तंभ जो है ना जस्ट लाइक इस तरह से है, ये हो गया ईरानी स्तंभ, ठीक है, ईरानी स्तंभ हो गया। और यहां पे क्या होगा कि ये इस तरह से बने होंगे, ठीक है, इस तरह से बने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें इस तरह से आकृति बनी है और ये इस तरह का हो जाएगा, फिर ये इस तरह का है, फिर ये इस तरह का है। और ये जो लाइन हमने खींची है ये वास्तव में मकान की छत है और उस छत को सपोर्ट देने के लिए ईरानी स्तंभों की जो है रचना की गई। यानी कि ये स्तंभ जो है किसी ना किसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ जब हम अशोक के स्तंभ की जब हम निर्माण करते हैं, यहां पर जब बनाते हैं तो उसकी आकृति कुछ इस तरह की बनी है, जस्ट लाइक आप इस तरह से देखिए, ये है अशोक के स्तंभ, ठीक है, अशोक के स्तंभ है। यहां पर जो है आप ऐसे देखिए तो ये जो है इनवर्टेड लोटस, ठीक है, इस तरह से। और यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर बैक टू बैक बहुत सारे जानवरों का अंकन हुआ। अगर हम सारनाथ के स्तंभ की बात करें तो वहां पे बैक टू बैक जो है इसके ऊपर 4 शेर जो है उसकी स्टेचू, उसकी मूर्ति जो है वो बनाई गई है। अब देखिए इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर जस्ट लाइक इस तरह से होगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा। और यहां पे जो है अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये है ईरानी स्तंभ, ईरानी स्तंभ हो जाएगा। और ये हो जाएगा अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कंपैरिजन अगर आप करिए तो आपको स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि ईरानी स्तंभ में सबसे पहली चीज क्या है कि ये ऊपर से नीचे तक अगर आप देखिएगा तो ये क्या है कि इसका पूरा जो विड्थ है वो विड्थ समान है। लेकिन यहां पे देखेंगे नीचे की ओर चौड़ी होती जाती है और धीरे धीरे ऊपर जो है वो क्या है कि पतली होती जा रही है, ठीक है। पहला अंतर ये हो गया कि ये ऊपर से नीचे एक समान विड्थ का है, लेकिन यहां पर जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं वहां पे क्या है इसकी विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाती है, पहली चीज। दूसरी बात कि इन्वर्टेड जो लोटस है जिसको अवांग मुखी कमल कहा जाता है, ये अवांग मुखी कमल, ये अवांग मुखी कमल है, ठीक है।
इस अवांगमुखी कमल की बात करें तो ये यहां पे बना है, और यहां पर जो है ये अवांगमुखी कमल यहां पर बना है, ऊपर के हिस्से में बना है। ठीक है, इसका दूसरा अंतर आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा अंतर इसमें क्या देखेंगे, तीसरा अंतर यह है कि आप देखेंगे कि ये जो ईरानी स्तंभ है, वो ईरानी स्तंभ ये किसी मकान की छत को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया, जबकि अशोक के जो स्तंभ है ना, वो खुले आसमान के नीचे जो है बनाया गया है। तो ये तीसरा अंतर हो जाएगा। तो सबसे पहला अंतर हमने आपको ये बताया कि ईरानी स्तंभ जो है वो क्या है कि उसकी जो विड्थ है, वो विड्थ नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो क्या है कि समान है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब अशोक के स्तंभ की बात करते हैं तो अशोक के स्तंभ की जो नीचे का जो हिस्सा है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर चलते हैं इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती चली जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ईरानी स्तंभ में जब हम बात करते हैं तो ये ईरानी स्तंभ स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट स्टेटस में नहीं है। अपेक्षाकृत जो है हम ये कह सकते हैं कि वो जो है कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी मकान की छत को जो है सपोर्ट देने के लिए बनाया गया। इसके विपरीत जब अशोक के स्तंभ की बात करते हैं तो अशोक का जो स्तंभ है वो एक तरह से खुले आसमान के नीचे बनाया गया, वो किसी स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब अवांगमुखी कमल की बात करते हैं तो यद्यपि दोनों में इन्वर्टेड लोटस बने हैं, अवांगमुखी कमल बने, या फिर उसे उल्टा कमल कह सकते हैं कि दोनों में बने, लेकिन ईरानी स्तंभ में जहां ये नीचे बना है वहां पर अशोक के स्तंभ में ये ऊपर बना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो अशोक का जो ईरानी स्तंभ है, इस ईरानी स्तंभ की बात करें तो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है इसका एक अलग टुकड़ा है, फिर इसके बाद इसके ऊपर एक अलग टुकड़ा लगाया गया, फिर इसके ऊपर एक अलग टुकड़ा लगाया गया, फिर इसके ऊपर अलग टुकड़ा लगाया गया। यानी कि इसका मतलब है ये खंडित है। ये क्या है, खंडित है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिगमेंटेड है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सिगमेंटेड हो जाएगा। जबकि अशोक के अगर हम पिलर की बात करें तो अशोक का जो पिलर है ये क्या हो जाएगा, एकाश्मक हो जाएगा। ठीक है, अशोक के पिलर जो है एकाश्मक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे मोनोलिथिक, मोनोलिथिक या फिर एकाश्मक हो जाएगा। यानी एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया। और आपको पता है मिर्जापुर में जो चुनार है, उसी चुनार के खदान से या चुनार से जो है कहा जाता है कि बलुआ पत्थर प्राप्त किया जाता था, और उसी एक बलुआ पत्थर को काट कर जो है कहा जाता है कि ये स्तंभ का निर्माण किया गया। जबकि ईरानी स्तंभ कई टुकड़ों में उसे ऊपर रखकर इस लेवल का या इस मतलब इस रूप में उसे बनाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसकी जो चमक है ना, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ओपदार चमक कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, इसे ओपदार चमक कहा गया। और अगर आप अशोक के स्तंभ को देखिएगा तो इसमें इस तरह की चमक है जैसे दूर से मानो जैसे किसी धातु का बना है, किसी पत्थर का नहीं बना है। तो ये ईरानी स्तंभ और अशोक के स्तंभ की अगर हम कंपैरिजन करें तो इतने अंतर को देख सकते हैं, और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि अशोक के स्तंभ ईरानी स्तंभों की नकल नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा हो सकता है कि ईरानी स्तंभों से कुछ न कुछ उसे प्रेरणा मिली होगी, लेकिन उसने अपने स्तंभ का जब निर्माण किया तो उसमें किसी भी तरह का एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा समानता नहीं दिखता है। और इसी आधार पे जो पर्सी ब्राउन या जॉर्ज मार्शल का जो ये कथन कि अशोक के स्तंभ ईरानी स्तंभों की नकल है, ये बात वास्तव में गलत सिद्ध हो जाती है। बात समझ में आ गई ना। अगर कंक्लूजन इसका लिखना होगा तो हम ये कहेंगे कि ईरानी स्तंभ और अशोक के स्तंभ में बहुत सारे अंतर हैं, और इस अंतर को देखकर यह कहा जा सकता है कि अशोक के स्तंभ का जो निर्माण है उसके अपनी एक मौलिक चिंतन है। लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि ईरानी स्तंभों से उसे कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब चलिए, अब हम लोग अगर देखें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें। ठीक है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर यानी कि बौद्ध वास्तुकला की अगर बात करें तो देखिए इसमें मोटे तौर पे ना तीन तरह की चीजें आती है। एक हो गया स्तूप हो गया, ठीक है, दूसरा हो जाएगा चैत्य, इसके बाद तीसरा हो जाएगा विहार।
स्तूप, चैत्य व विहार। आप लोगों ने स्तूप के बारे में सुना होगा। स्तूप क्या है कि यह कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध या उनके प्रिय शिष्यों के शरीर अवशेष जब किसी स्थान पर रखकर उसके ऊपर जब किसी अर्ध गुंबदाकार आकृति का निर्माण किया जाता था, तो ऐसे ही अर्ध गुंबदाकार आकृति को स्तूप कहकर पुकारा जाता था। बात समझ में आ गई कि जब हम स्तूप की बात करेंगे तो स्तूप क्या है, महात्मा बुद्ध या उनके प्रिय शिष्यों के शरीर अवशेष या फिर उनके द्वारा प्रयुक्त सामानों को जब किसी स्थान पर रखकर एक किसी अर्ध गुंबदाकार आकृति का निर्माण किया जाता है। बौद्ध वास्तुकला के शब्दावली के दृष्टिकोण से इसे स्तूप कहकर पुकारा जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि स्तूप का निर्माण बौद्ध धर्म की अपनी, कह सकते हैं कि अपनी मौलिक विशेषता नहीं है, बल्कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में किया गया, जहां पर आग में उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहकर पुकारा गया। यहां तक कि कहा जाता है कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, ये स्तूप एक आर्किटेक्चर के रूप में कन्वर्ट होता गया। और जब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम समय में थे, तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से यह कहा था कि हे आनंद, हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीरावशेष पर ठीक उसी तरह से स्तूपों का निर्माण होना चाहिए जैसे राजा महाराजाओं की मृत्यु पर उनके देहावशेष पर स्तूपों का निर्माण होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि महात्मा बुद्ध खुद ये कह रहे हैं कि पहले से ही स्तूप बन रहे थे, राजा महाराजा अपने शरीरावशेष पर जो है स्तूपों का निर्माण करा रहे थे। इसीलिए उन्होंने आनंद से यह कहा कि मेरे भी शरीरावशेष पर ऐसे ही स्तूप बनने चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि भले ही महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से पहले स्तूपों का निर्माण होता था, लेकिन स्तूप एक वास्तुकला के रूप में अगर लोकप्रियता प्राप्त करने की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से जुड़कर ही जो है ये एक वास्तुकला के रूप में अपनी लोकप्रियता जो है वो क्या है, हासिल की। ठीक है, तो स्तूप का मतलब समझ गया। अभी स्तूप का एक आपको एक डायग्राम बताएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि स्तूप का विभिन्न हिस्सा क्या क्या कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब हम चैत्य की बात करते हैं तो चैत्य क्या हो गया कि ये बौद्धों के पूजा गृह को कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के या बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनके जो पूजा गृह है, जैसे अगर आप देखिए तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर जो पूजा गृह है वो मंदिर कहलाता है। इसी तरह से इस्लाम धर्म के अंदर जो है मस्जिद, इसी तरह से ईसाई धर्म के अंतर्गत जो है इसे चर्च कहा जाता है। इसी तरह से पारसी धर्म के अंदर जो है इसे फायर टेंपल कहा जाता है। तो ठीक इसी तरह से निश्चित रूप से जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का भी अपना एक पूजा स्थल है, उसी पूजा स्थल को चैत्य कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, इसके बाद जब विहार की बात की जाएगी तो बौद्ध धर्म में विहार किसे कहा गया, तो बौद्धों के आराम गाह को। ठीक है, बौद्ध धर्म में बौद्धों के आराम गाह को, उसके रेस्ट हाउस को विहार कहकर पुकारा जाता है। एक प्रकार का मठ भी है। और इस तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से सूफी संतों के आराम गाह को खानकाह कहा जाता है। ठीक है, सूफी संतों के आराम गाह को क्या कहा गया, खानकाह। सूफी संतों का आराम गाह। ठीक है, सूफी संतों के आराम गाह को क्या कहा जाता है, खानकाह। ठीक इसी तरह से बौद्ध भिक्षुओं के आराम गाह को विहार कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, तो आपने बौद्ध धर्म के आर्किटेक्चर को देख लिया, स्तूप, चैत्य और विहार के। अब अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो आप देखिएगा अगर हम स्तूप की बात करें, ठीक है, इस तरह से आप देखिए, ये आप इस तरह से एक मोटे तौर पे मैं आपको बनाकर बता रहा हूं कि कैसे इसको आप पहचानेंगे और इसके विभिन्न प्रकार के जो है, जो इसका आकार है, इसमें क्या क्या इसमें शामिल है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, लेकिन आपको मैं समझाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ये है स्तूप, है ना, ये स्तूप है। और आप देख रहे हैं ये जो प्रवेश द्वार है ना, इस प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, इसको तोरण द्वार कहा गया। इसे क्या कहा जाएगा, तोरण द्वार। इसे तोरण द्वार कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, अंड कहा जाएगा, अंड, या इसे अर्ध गुंबद कहा जाएगा, अर्ध गुंबद। ठीक है,
इसके बाद एक चीज और देखेंगे कि ये जो है ना, ये है रेलिंग, और ये क्या हो जाएगा, रेलिंग पिलर्स हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा रेलिंग पिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसे हम क्या कहेंगे, ये जो है ये हो गया रेलिंग, इसे रेलिंग कहा जाता है। लेकिन हम लोग इंग्लिश में रेलिंग जानते हैं, लेकिन इसे वास्तव में कहा जाता है वेदिका, और वेदिका को ही जो है इंग्लिश में क्या कहा गया, रेलिंग कहा गया। जबकि अगर इसे देखें, ये जो है ये आकृति, ये है वेदिका स्तंभ, ये क्या हो जाएगा, वेदिका स्तंभ हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा रेलिंग पिलर्स, रेलिंग पिलर्स कहा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, ये सब हो गया वेदिका स्तंभ, ये हो गया वेदिका। ठीक है, ये हो गया अंड या अर्ध गुंबद हो गया। ये जो हिस्सा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। इसे क्या कहा गया, इसे कहा जाता है हर्मिका, हर्मिका, जिसका तात्पर्य क्या होता है, जिसका तात्पर्य होता है ईश्वर का निवास, ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा गया, ईश्वर का निवास स्थान। और ये जो लाइन है, ये जो एक लाइन ये है ना, इसको कहा जाता है लौह दंड, इसे क्या कहा गया, लौह दंड कहा गया। ये है लौह दंड, आयरन पिलर्स है। और ये जो ऊपर से ऐसे लगा ना, इसको तांबे की छतरी कहा जाता है। ये है तांबे की छतरी, तांबे की छतरी। ठीक है, ये हो गया प्रवेश द्वार। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो सीढ़ियां बनी है, इन सीढ़ियों पर ऐसे चढ़कर हम इसके भीतर प्रवेश करते हैं, तो इसके भीतर प्रवेश करते यहां पर देखने से ऐसा लग रहा है कि हम स्तूप के भीतर जा रहे हैं, लेकिन स्तूप के भीतर जाने की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वो अंदर से खोखला है, लेकिन वो चारों तरफ से जो है वो क्या है कि घिरा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये जो प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है ना, ये स्तूप के भीतर जाने की व्यवस्था नहीं है। अगर इसी को ऊपर से देखा जाए तो ये किस तरह का दिखेगा, इसको आप इस तरह से समझिए, तो आपको फिर आसानी से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये क्या है। जस्ट लाइक अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो इस तरह का एक जो है सर्किल के आकार का दिखेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो रेलिंग है, ये चारों तरफ से रेलिंग जो है इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, ये चारों तरफ की रेलिंग है। ये जो प्रवेश द्वार दिख रहा है, प्रवेश द्वार एक इधर लगा है, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है, एक यहां लगा है। यानी कि प्रवेश द्वार से अगर देखा जाए तो हम यहां पे भीतर करते हैं, इसमें जो है प्रवेश नहीं कर रहे होते हैं, और इसके चारों तरफ हम चक्कर लगाते हैं और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि कहकर हमको जहां से हम आया हम उधर निकल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसके बीच ये स्तूप और ये रेलिंग, इसके बीच का ये जो मार्ग है, ये मार्ग जो है क्या कहलाता है, इसे प्रदक्षिणा पथ कहकर पुकारा जाता है। ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये पूरा कहलाएगा प्रदक्षिणा पथ, इसे प्रदक्षिणा पथ कहकर पुकारा जाएगा। इसे पेराम्बुलेटरी पाथ, इसे पेराम्बुलेटरी पाथ ऑफ द स्तूपा कहा जाएगा, पेराम्बुलेटरी पाथ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो स्तूप का, अब देखिए एक सवाल यह आता है कि स्तूप का सबसे पवित्र भाग क्या है, यानी कि अगर स्तूप का सबसे पवित्र भाग पूछा जाए तो वो क्या है, और कला के दृष्टिकोण से जब पूछा जाए कि स्तूप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है, तो कला के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा या तो तोरण द्वार होगा, या फिर क्या होगा, रेलिंग होगा, या फिर रेलिंग पिलर्स हो जाएगा। जो भी साज सज्जा, जो डेकोरेशन, जो अलंकरण होता है, वो अलंकरण या तो तोरण द्वार पे होगा, या फिर रेलिंग होगा, या फिर रेलिंग पिलर्स में। जैसे सांची के स्तूप की अगर बात करेंगे तो सांची के स्तूप का तोरण द्वार हाईली डेकोरेटेड है, उच्च अलंकरण उसमें किया गया है। लेकिन जब भरहुत के स्तूप की बात करेंगे तो वहां का तोरण द्वार नहीं, वहां का रेलिंग या रेलिंग पिलर्स जो है वो हाईली डेकोरेटेड है, यानी कि उच्च स्तरीय अलंकरण किया गया है। किसमें, तो वेदिका, वेदिका स्तंभ में, ये कहां पर, भरहुत के स्तूप में। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो ध्यान ये रखना कि पवित्रता के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो पवित्रता के दृष्टिकोण से ये हर्मिका, ये हर्मिका जो है ना, ये स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है, स्तूप का
सबसे पवित्र भाग, सबसे पवित्र भाग। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि ये ईश्वर का निवास स्थान है, ठीक है। लेकिन जब हम रेलिंग की, जब हम तोरण द्वार की बात करते हैं, तोरण द्वार, ठीक है, फिर वेदिका हो जाएगा, वेदिका, और फिर हो जाएगा वेदिका स्तंभ हो जाएगा, वेदिका स्तंभ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये सब के सब कला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भाग है। ये सब कला के, कला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भाग, ये कला के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा। इसीलिए देखिएगा सांची का जो स्तूप है ना, इसको ध्यान रखना है कि सांची का स्तूप का तोरण द्वार बहुत ही ज्यादा डेकोरेटेड है। उसमें जो भी कलाकारी का प्रदर्शन हुआ है ना सांची के स्तूप में, वो उसके तोरण द्वार पे। लेकिन जब भरहुत के स्तूप की बात करते हैं तो उसका तोरण द्वार अलंकृत नहीं है। जैसे सांची के स्तूप का तोरण द्वार अलंकृत है, लेकिन उसका रेलिंग या रेलिंग पिलर्स अलंकृत नहीं है। जबकि इसके विपरीत जब भरहुत के स्तूप की बात की जाती है तो भरहुत के स्तूप का तोरण द्वार अलंकरण विहीन है, लेकिन उसके रेलिंग या रेलिंग पिलर्स जो है वो हाईली डेकोरेटेड है। जस्ट लाइक इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखिए समझते हैं यहां पर कि सांची का स्तूप, सांची का स्तूप की अगर हम बात करें तो इसका तोरण द्वार अति अलंकृत है, लेकिन वेदिका या वेदिका स्तंभ यानी रेलिंग और रेलिंग पिलर्स जो है ये क्या हो जाएगा? अलंकरण विहीन, अलंकरण विहीन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम भरहुत के स्तूप की बात करें, दोनों के दोनों मध्य प्रदेश में, भरहुत स्तूप की अगर हम बात करें तो ध्यान यह रखिएगा कि भरहुत का स्तूप का तोरण द्वार, तोरण द्वार ये अलंकरण विहीन है, अलंकरण विहीन है, ठीक है। जब वेदिका या वेदिका स्तंभ की बात की जाती है, वेदिका या वेदिका स्तंभ की बात की जाएगी तो ध्यान यह रखना है कि वेदिका या वेदिका स्तंभ जो है ये है अलंकरण युक्त, ये अलंकृत है, ठीक है। अब देखिए सांची के स्तूप की अगर हम बात करें, देखिए इसका मैं आपको एक तस्वीर के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सांची का स्तूप का तोरण द्वार अगर आपने देखा होगा फिगर में, देखिए कैसे बना है, इस तरह से बना है, इस तरह से बना है, ये ऐसे बना हुआ है, इस तरह से बना है, और ये ऐसे है। आप कभी भी सांची के स्तूप को जो है ना आप इंटरनेट पे उसकी तस्वीर देखिएगा तो उसका जो तोरण द्वार है इस तरह से बना हुआ है, और ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है ना, ये खाली जगह, ये खाली जगह नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा जो है इसको डेकोरेटिव बनाया गया, बहुत ही ज्यादा अलंकृत है। ये एकदम पूरा का पूरा, ये खाली जगह है ना, ये पूरा का पूरा जो है अलंकृत है। तो ये चीज जो है वो कहां पर है? सांची के स्तूप के तोरण द्वार। और वहां पर अगर आप देखिएगा तो जो इसका वेदिका है ना, वेदिका जस्ट लाइक इस तरह से बना होगा, ठीक है, और इसमें इस तरह के पिलर्स लगे होंगे, और ये जो पूरा का पूरा हिस्सा ये सब अलंकृत है, इसमें इस तरह का ये अलंकरण बना हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया सांची का स्तूप जो है, तो ये पूरी की पूरी आकृति जो है आपने समझ लिया कि सांची के स्तूप में जो हर्मिका है वो हर्मिका सबसे पवित्र भाग होता है, लेकिन इसका तोरण द्वार या फिर रेलिंग या रेलिंग पिलर जो है इसका अलंकृत होता है। कला के दृष्टिकोण से यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता दूं यहीं पे कि जब हम अमरावती स्तूप की बात करते हैं ना, तो अमरावती स्तूप जो है, अमरावती स्तूप, अगर अमरावती स्तूप की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में है,
आंध्र प्रदेश में है, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है क्या है कि ये सातवाहनों के काल में बना है। ये किसवें काल में बना है? सातवाहनों के समय में निर्मित। सातवाहनों के समय में निर्मित हो गया। इसके बाद इसकी एक और विशेषता जान लीजिए, यह विशुद्ध रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित है। विशुद्ध रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित, विशुद्ध रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित है। अमरावती स्तूप हो गया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत बार ये पूछा गया है कि एक बार ये सवाल पूछा गया कि कहां का जो स्तूप है, उस स्तूप में आयक स्तंभ जो है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में जो स्तूप बने, उन स्तूपों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है आयक स्तंभ। और अमरावती स्तूप में इसके दर्शन जो है वो किए जा सकते हैं। इस स्तूप में आयक स्तंभों का निर्माण किया गया है। ठीक है, आयक स्तंभ क्या होता है? जैसे जो आपने यहां पे देखा ना, ये जो प्रवेश द्वार आप देख रहे हो, ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है, ये प्रवेश द्वार है। तो ये कहा जाता है कि अमरावती का जो स्तूप है, उस अमरावती स्तूप का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार में 5 छोटे छोटे पिलर्स लगे हुए हैं। और वो 5 जो पिलर्स है, वो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 अति महत्वपूर्ण जो है उनकी जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि माना जाता है। यानी कि वो 5 जो पिलर्स हैं, वो पिलर्स छोटे छोटे पिलर्स बने हैं। कभी भी अगर आप अमरावती स्तूप देखिएगा, आयक स्तंभ देखेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आयक स्तंभ क्या है। तो उसे प्रवेश द्वार पे लगाया जाता था और वो 5 स्तंभ होते थे। और वो 5 स्तंभ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है, 5 अति महत्वपूर्ण जो है घटनाओं को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है सांची का स्तूप या भरौत के स्तूप के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, इसके बाद एक और चीज यहां बताएंगे कि आपने यहां पे देखा वो क्या है? गुहा विलेख। ठीक है, ये गुहा विलेख। अब ये गुहा विलेख की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि भारत के इतिहास में सबसे पहली बार, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, शैलकृत गुफा। शैलकृत गुफा इसे कहा जाएगा रॉक कट कैव। ये शैलकृत गुफा कहने का मतलब है कि गुफा 2 तरह से हो सकता है। एक गुफा होता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त गुफा होता है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, उसे प्रकृति ने ही खुद ब खुद बनाया है। और एक होता है कि मानव ने काट काट कर उसे जो है कह सकते हैं कि गुफा का शक्ल दिया। तो जब गुफा को काट काट कर, जब किसी चट्टान को काट कर उसे गुफा का शक्ल दिया जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा? शैलकृत गुफा। और भारत में शैलकृत गुफा का प्राचीनतम उदाहरण ध्यान रखिएगा, इसका प्राचीनतम उदाहरण, ओल्डेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या हो जाएगा? बराबर की पहाड़ी पर। इसका ओल्डेस्ट प्राचीनतम उदाहरण भारत में कहां पर मिलता है? बराबर की पहाड़ी पर। बराबर की पहाड़ी पर। ठीक है, ये बराबर की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो आप एक बात देखोगे, ठीक है, बराबर की पहाड़ी पर यहां पे देखिए क्या है कि ये बराबर की पहाड़ी, इसके बारे में एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बराबर की पहाड़ी ये कहां पर है? बिहार में जहानाबाद जिला, जहानाबाद जिला बिहार। ठीक है, जहानाबाद जिला बिहार। और ये गया से ना कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखना है। गया से
कुछ किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे अशोक ने क्या किया था, 4 गुफाओं का निर्माण किया। अशोक ने 4 गुफाएं बनवाया। ठीक है, ये जो 4 गुफाएं ना, वो 4 गुफाएं कौन कौन सी है? तो उन 4 गुफाओं की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिएगा, सबसे पहले जो है सुदामा गुफा है, सुदामा गुफा। इसके बाद हो जाएगा विश्व झोंपड़ी हो जाएगा। इसके बाद कर्ण चौपर गुफा है, और इसके बाद लोमश ऋषि की गुफा हो जाएगा, लोमश ऋषि की गुफा। ठीक है, सबसे पहले सुदामा गुफा, फिर विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपार, लोमश ऋषि की गुफा। और इसमें से सबसे प्राचीन जो गुफा है, वो प्राचीन गुफा क्या हो जाएगा? सुदामा गुफा। ये सबसे प्राचीन गुफा है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये सर्वाधिक प्राचीन गुफा, सर्वाधिक प्राचीन शैलकृत गुफा में सबसे प्राचीन गुफा है। यहां पे जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं ना, इसे स्वास्तिक अभिलेख कहा जाता है, स्वास्तिक अभिलेख कहा जाएगा। विश्व झोपड़ी में अशोक का जो अभिलेख है उसे सूपिया अभिलेख कहा जाता है, सूपिया अभिलेख कहा जाता है। कर्ण चौपार जो गुफा है, इस गुफा को के जो अभिलेख है उसे न्यग्रोध अभिलेख कहा जाता है। और लोमश ऋषि वाले में ध्यान रखना है कि इसमें अशोक का एक भी अभिलेख नहीं है, यानी कि लोमश ऋषि की गुफा कला के दृष्टिकोण से सबसे खूबसूरत है, लेकिन उसमें अशोक का एक भी लेख नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? लेख विहीन हो जाएगा, ये लेख विहीन, लेकिन कला के दृष्टिकोण से सबसे खूबसूरत, कला के दृष्टिकोण से सबसे खूबसूरत, सर्वाधिक खूबसूरत। ठीक है, और अशोक ने क्या किया था ना, इन चारों गुफाओं का निर्माण करा के। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहीं पे जो है ना, अशोक का पौत्र था दशरथ, दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर उसने 3 गुफाओं का निर्माण कराया। यानी कि अशोक ने बराबर की पहाड़ी पर और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर, अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा का निर्माण कराया, जबकि नागार्जुनी पहाड़ी पर दशरथ ने 3 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो 4 गुफा इनका और 3 गुफा दशरथ का, तो दोनों मिलकर कितनी गुफा हो गया? 7 गुफा। इसीलिए बोध गया में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी के जो 7 गुफाएं हैं, इन 7 गुफाओं को एक साथ जो है सतघरवा कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, सतघरवा कहकर पुकारा जाता है। अगर आप नागार्जुनी पहाड़ी पर देखोगे ना, ठीक है, यहीं पे एक बात और ध्यान रखना है कि इन गुफाओं का निर्माण करा के अशोक ने दान में किसको दे दिया? इन गुफाओं को, इन गुफाओं को आजीवकों को दान में दे दिया, दान में दे दिया। ठीक है, इन गुफाओं को आजीवकों को दान में दे दिया। इसी तरह से देखिए, नागार्जुनी पहाड़ी की अगर हम बात करें, ये भी जो है ना बराबर की पहाड़ी के सामने में है, नागार्जुनी पहाड़ी। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर की पहाड़ी के पास। ये भी जहानाबाद बोध गया हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा
कि नागार्जुनी पहाड़ी में यहां पर दशरथ ने 3 गुफाएं बनवाया, और ये जो 3 गुफा है ना, ये 3 गुफा कौन कौन सी है? ठीक है, ये 3 गुफा हो गया, उधर तो हो गया कर्ण चौपार विषय, ये गोपी गुफा, बहियक गुफा, गोपी गुफा, बहियक गुफा, बड़ी थीका गुफा। ठीक है, और नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ ने जो गुफाएं बनवाया ना, तो ये जो गुफा है इसने भी उसे ही दान दिया, यानी आजीवकों को दान में दिया था। किसे दान में दिया? आजीवकों को दान में दिया। और ये जो आजीवक है ना, इसका ध्यान रखना, इस मत के संस्थापक का नाम आप सब जानते होंगे कि इसके संस्थापक जो है वो कौन थे? मक्खली गोशाल। इसके संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? मक्खली गोशाल हो जाएंगे। ठीक है, और आजीवक मत जो है ना, वो जस्ट लाइक जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, जैन धर्म का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, आप सबको पता है कि ब्राह्मणीय सामाजिक और धार्मिक जो कह सकते हैं कि विसंगतियां थी, उसके विरोध में एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप गंगा के मध्यवर्ती इलाके में लगभग 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। उसमें से जैन और बौद्ध धर्म तो महत्वपूर्ण है ही है, इसी तरह से आजीवक मत भी महत्वपूर्ण है। और आजीवक मत की सबसे बड़ी फिलॉसफी यही है कि वो कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, यानी वो कहते हैं कि कर्म का कुछ भी जीवन में होना नहीं है, व्यक्ति के जीवन में वही होता है जो भाग्य ने पहले से ही तय कर रखा है। यानी इसका मतलब है इन्होंने कर्म के सिद्धांत की अवहेलना की। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन्होंने कर्म के सिद्धांत का खंडन किया। और मंडन किसका किया? नियतिवाद या भाग्यवाद, जिसको डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, इसका मंडन किया। यानी कर्म के सिद्धांत को ये नहीं मानते हैं, ये नियतिवाद के सिद्धांत को मानते हैं, यानी मनुष्य के जीवन में वही होना होता है जो भाग्य ने पहले से ही तय कर रखा है। तो इस तरह से ये चीजें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सब क्या करेंगे? हम सब समझेंगे अजंता की गुफा और बाघ की गुफा अजंता और एलोरा की गुफा। ठीक है, तो हमने लास्ट सेशन में जब हम लोगों ने बात की थी, आपको बताया था द्रविड़ कला शैली मंदिरों के बारे में, हमने नागर और बेसर कला शैली के बारे में बताया, और साथ में हम सब ने गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली के बारे में, जो मूर्ति निर्माण की कला शैली है उसके बारे में बताया। तो आज के सेशन में हमने इस प्रकार आपको बताया, समझाने की कोशिश की, शॉर्ट में जितना संभव हो सकता है हमने अशोक के स्तंभ की तुलना ईरानी स्तंभों से की है। इसी तरह से कह सकते हैं कि जो स्तूप है, चैत्य विहार है, इसके बारे में हमने आपको बताया। हमने सांची और अमरावती के स्तूप के बारे में बताया, हमने आपको भरौत के स्तूप की जानकारी दी, और साथ में अशोक के काल में जो शैलकृत गुफा का निर्माण किया गया बराबर की पहाड़ी, जो भारत के इतिहास में आप ये कह सकते हो कि ये ओल्डेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है शैलकृत गुफा का। ठीक है, तो शैलकृत गुफा का प्राचीनतम जो उदाहरण है वो उदाहरण क्या हो जाएगा? आपका बराबर की पहाड़ी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपने ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। फिर नई क्लास में फिर एक नई बात के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।